स्टार्ट करते हैं। आज जो है आयलर लाग्रांज इक्वेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने डिराइव किया था उसकी एक्सटेंशन है। उसमें हमने क्या किया था कि जो फंक्शनल था जिसको एक्सट्रीमाइज किया था उसमें जो एफ था उसमें जो एफ इन्वॉल्व था, मतलब जो आपके पास फंक्शनल था वो आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल x1 x2 और f जो था आप लोगों के पास वो था x y और y प्राइम। ठीक है, dx ये था हमारे पास। जब हमने इसको एक्सट्रीमाइज किया, इसकी चेंज देखी हमने और उस चेंज को डेल्टा आई था जो पार्शियल आई और पार्शियल अल्फा हमने कर सर लिया। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है बाकियों को? जी सर, हमें तो आ रही है। ठीक है, अब मुझे भी आ रही है। क्योंकि पहले सर बोल नहीं रहे थे। मैंने सही है। अभी स्टार्ट किया है। अच्छा, तो इस फंक्शन को हमने एक्सट्रीमाइज किया था और इसके करस्पॉन्डिंग हमें जो आयलर लाग्रांज इक्वेशन मिली थी इसके करस्पॉन्डिंग वो थी पार्शियल एफ और पार्शियल वाई, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम। ये इक्वेशन डिराइव हुई थी। अब हम इसकी एक्सटेंशन करते हैं। y ऑफ x ही है यहाँ पे, लेकिन f जो है वो थोड़ा सा जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक ही है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर भी वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा नहीं हुए हैं यहाँ पे। एक्सटेंशन ऑफ द आयलर लाग्रांज इक्वेशन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन मेनी डिपेंडेंट वेरिएबल। ये देखें, इसमें f क्या था, एक x था, y था और y की डेरिवेटिव। यहाँ पे जो f हम लेंगे, यहाँ पे जो f हम लेंगे वो हमारे पास होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा है। y1 है, y2 है, y3 है, y4 अप टू yk। तो फिर हमने देखना है कि इसके केस में हमें क्या ऑब्टेंड होता है। अच्छा, अब जो है इधर जो हमारे पास f है दैट इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, k डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इधर देखें, जैसे आपने इसको एक्सट्रीमाइज किया था तो आपको एक आयलर लाग्रांज इक्वेशन इन्वॉल्व ऑब्टेंड हुई थी, दैट इज पार्शियल एफ और पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स इनटू पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। अब चूंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा आ गए इस केस में, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ आयलर लाग्रांज इक्वेशन ऑब्टेंड होगा जब हम फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज करेंगे। जब हम डेल्टा आई लेंगे और उस डेल्टा आई को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और आफ्टर सोल्यूशन हमें एक इक्वेशन नहीं मिलेगी आयलर लाग्रांज की, बल्कि सिस्टम ऑफ आयलर लाग्रांज इक्वेशन हमें ऑब्टेंड होगा। वो सिस्टम ऑफ आयलर लाग्रांज इक्वेशन क्या होगा, वो इसी तरह की एक सेट होगा इक्वेशंस का। यानी मतलब पहली इक्वेशन जो होगी वो y1 के रिस्पेक्ट से होगी, वो कैसे होगी, पार्शियल एफ और पार्शियल y1 माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल y1 प्राइम। इस तरह दूसरी इक्वेशन y2 के रिस्पेक्ट से, फिर तीसरी, फिर लास्ट yk के रिस्पेक्ट से। तो पूरा एक सिस्टम ऑफ आयलर लाग्रांज इक्वेशन ऑब्टेंड होगा व्हेन वी कंसीडर द फंक्शनल f is equal to x y1 y2 y3 yn y1 prime y2 prime yk prime। ठीक है, तो अब हम इसको मजीद, आप लोगों को मैंने वो बात समझा दी है, हम अब उसको जो है एक्सट्रीमाइज करते हैं बाय टेकिंग दिस फंक्शनल।
देखें here the functional of the form, यहाँ पे functional क्या होगा, I of y of x is equal to x1 to x2 integral from x1 to x2 f x y1 y2 y3 yn y1 prime y2 prime yn prime into dx। अच्छा, उस पे भी बाउंड्री कंडीशन थी, यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशन होगी। वहाँ पे जब हम आयलर लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पे जो बाउंड्री कंडीशन थी वो ये थी कि y of x1 is equal to y1 and y of x2 is equal to y2, और यहाँ पे हर एक के ऊपर सिमिलरली बाउंड्री कंडीशन होगी कि y1 of yk of x1 वो भी कोई कांस्टेंट होगा और इसी तरह yk of x2 भी यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा। वहाँ पे तो हमने y1 y2 लिया था ना, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे y1 y2 वेरिएबल एट सेल्फ यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे हम इस बाउंड्री कंडीशन को y1 नहीं कह सकते, ना इसको y2 कह सकते। कोई कांस्टेंट आएगा तो वो आ जाएगा उसके रिस्पेक्ट से। अब मैंने ये बताया था जब हम आयलर लाग्रांज इक्वेशन को हमने डिराइव कर लिया था तो वहाँ पे एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पे तो हमने एक प्रोसीजर के थ्रू लाग्रांज इक्वेशन डिराइव किया है, लेकिन हम एक शॉर्ट एंड प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जिसमें चेंज इन आई जो होगा वो हम लेंगे। इस तरीके से मैं वो आप लोगों को यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ। जो शॉर्ट एंड प्रोसीजर है जिसमें डेल्टा आई हमने लिखा था, डेल्टा आई इज इक्वल टू, इसके बाद ये डेल्टा आई जैसे हमने ये लिखा था, ये शॉर्ट एंड प्रोसीजर है टू कैलकुलेट आयलर लाग्रांज इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन फंक्शनल। अब यहाँ पे ये तो लिखी हुई है f when f is a function of x y and y prime, लेकिन यहाँ पे इस केस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमारे पास जो f है वो x है, y1 है, y2 है, इस तरह yn है और करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखें पहले वेरिएबल से स्टार्ट लेना है। यहाँ पे कैसे आएगा, पार्शियल f और पार्शियल y1 यहाँ से स्टार्ट लेना है। पार्शियल f और पार्शियल y1 डेल y1 प्लस पार्शियल f और पार्शियल y1 प्राइम इंटू डेल y1 प्राइम। इसी तरह फिर इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से पार्शियल f और पार्शियल y2 प्लस पार्शियल f और पार्शियल y2 प्राइम इंटू डेल y2 प्राइम। इसी तरह फिर पार्शियल y3 पार्शियल yk और करस्पॉन्डिंग टर्म आपने लेने हैं और इस फॉर्म में हमने उसको लिख देना है फंक्शनल को। तो वो वहाँ पे लिखा हुआ होगा वो, लेकिन मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये वाला प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे। तो हम अब उसी तरह अपने प्रॉब्लम पे चलते हैं कि पेज नंबर क्या है, आगे ये कल किया था। सर 39 है पेज नंबर 39 है। 38 और 39। ये देखें, अब इसके करस्पॉन्डिंग चेंज आप ले लें। ये देखें डेल्टा आई उसने ले लिया इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2। तो जैसे मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया, देखें पार्शियल f और पार्शियल y1 इंटू डेल y1, वो प्राइम वाली टर्म ये लिखी हुई है पार्शियल f और डेल y1 पार्शियल y1 प्राइम इंटू डेल y1 प्राइम प्लस पार्शियल f और पार्शियल y2 इंटू डेल y2 प्लस पार्शियल f और पार्शियल y2 प्राइम इंटू डेल y2 प्राइम प्लस पार्शियल f और पार्शियल y1 इंटू डेल yn प्लस पार्शियल f और पार्शियल yn प्राइम इंटू डेल yn प्राइम और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इंटू dx।
अब यहाँ पे वैसे तो आप तरतीब से लिख सकते हैं, यहाँ पे उसने फिर प्राइम वाले टर्म्स अलग कर दिए और इसी तरह जो विदाउट प्राइम्स है उनको अलग से ब्रैकेट में लिख दिया और फिर इसी तरह वो कंबाइन भी करेगा। देखिए ये y1 के साथ वो y1 प्राइम वाला मिला लेगा, y2 प्राइम के साथ y2 के साथ y2 प्राइम वाला मिला लेगा, इसी तरह yn प्राइम के साथ yn वाला मिला लेगा। अब यहाँ पे इसी तरह थोड़ा सा इस ऊपर जो इक्वेशन है उसको इंडेक्सिंग फॉर्म में उसने लिखा हुआ है टेंसर फॉर्म में कि डेल्टा आई जो है दैट इज x1 to x2 पार्शियल f और पार्शियल y के इनटू डेल y के प्लस पार्शियल f और पार्शियल y के प्राइम इनटू डेल y के प्राइम इनटू dx वेयर k इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। हम वैसे डेल आई इसकी इक्वल नहीं है, इसके बैक पे समेशन भी आप डाल देना फिर, क्योंकि वो टर्म तो सम हो रहे हैं, क्योंकि ये तो एक टर्म हो जाएगी ना। इसी तरह इसके अंदर आप इस तरह करें कि इधर आप बेशक फिर सम डाल दें, अगर डेल आई लिखना है सिर्फ तो इधर समेशन भी आएगी ऐसे के वेरी करेगा 1 से लेकर n तक ऐसे। यहाँ पे सम का सिंबल आएगा क्योंकि ये टर्म जो है सम अप हो रहे हैं ये, तो सम यस सर। अप, हाँ जी यहाँ पे सम का सिंबल आएगा, ये सम अप हो रहे हैं। तो अब लेकिन इसने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख दिया, टेंसर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया इसको। अब हम जो ये सम के अंदर जो टर्म है जो ये है, हम इसमें से इंटीग्रल देखिए, इंटीग्रल सम के अंदर चला जाएगा, इंटीग्रल जो है इस टर्म पे अलग से लग जाएगा और इस टर्म पे अलग से इंटीग्रल लग जाएगा। लेकिन ये जो विदाउट प्राइम है इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और ये जो ये है जो इस पे इंटीग्रल लगा होगा इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे सॉल्व। इस पे जो इंटीग्रल लगा होगा इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। ये देखेंगे पार्शियल एफ और पार्शियल वाई के प्राइम इंटू डेल वाई के प्राइम इंटू डी एक्स x1 to x2 और पार्शियल वाई के प्राइम इंटू डेल वाई के इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया। इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करें, आइलर लाग्रांज में भी इसी तरह किया था, और इसको आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करें और इस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने से जो है फिर गड़बड़ हो गई। ये ये नहीं है, इससे ऊपर वाला है। ये आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया इसके ऊपर, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे लग गया। अब क्या करें, उसके बाद जो है लिमिट सपोर्ट करें ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा डेल वाई। अब ये देखिए ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट कर दें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे ना तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, अपर लिमिट पे भी जीरो हो जाएगी, लोअर लिमिट पे भी ये टर्म जो है आपका जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये वाला टर्म रह जाएगा। ये जो टर्म है ना, ये जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ जो है ना माइनस विद दिस साइन, माइनस साइन के साथ ये वाली टर्म रह जाएगी, ये वाली टर्म रह जाएंगी इंटीग्रेशन साइन के साथ, और दूसरी जीरो हो जाएगी। वो दूसरी कैसे जीरो हो जाएगी वो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें जो yk है, जो बाउंड्री कंडीशन है yk ऑफ x1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब आप इसमें चेंज लेंगे ना, इस पे जब आप इस पे चेंज लेंगे तो चेंज जीरो हो जाएगा। चेंज कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, वो जीरो हो जाता है। जब आप इधर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे ना इस पे, तो इस पे जब अपर लिमिट लगाएंगे तो ये डेल yk ऑफ x2 हो जाएगा माइनस डेल yk ऑफ x1 हो जाएगा। तो चेंज चूंकि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन पे है तो बाउंड्री कंडीशन जो है वो कांस्टेंट है, तो इस वजह से ये टर्म जीरो हो जाएगी। लोअर लिमिट पे भी जीरो हो जाएगी, अपर लिमिट पे भी जीरो हो जाएगी और लोअर लिमिट पे भी जीरो हो जाएगी।
सिर्फ आपके पास ये वाली टर्म जो है वो रह जाएगी। मतलब ये है कि जो पार्शल एफ और पार्शल वाई प्राइम है वो जो है आपके पास सिर्फ रह जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2 डेल वाई के डी बाई डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई के प्राइम इंटू डी एक्स, ये आपके पास रह जाएगा। तो अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर दें, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में पार्शल एफ और पार्शल वाई के प्राइम इंटू डेल वाई के प्राइम, ये इंटीग्रेशन अलग अलग लगी होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन इसकी यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे सम है, इंटीग्रल साइन के अंदर चला जाएगा, सम के अंदर वो अलग अलग टर्म पे अप्लाई हो जाएगा। अलग टर्म में जिसमें प्राइम है ना उस पे आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दें, उससे क्या आ जाएगा, उससे आ जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम x1 टू x2 डेल वाई के डी बाई डी एक्स पार्शल एफ और पार्शल वाई के प्राइम इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा। फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन रह जाएगी x1 टू x2 पार्शल एफ और पार्शल वाई के इंटू डेल वाई के, यहाँ पे ये सम है, सम एक मिनट चेक करते हैं, पर सम है यहाँ। क्योंकि ये विदाउट सम कैसे एक टर्म नहीं निकल जाएगा, सम है यहाँ पे, तो सम लेंगे, यहाँ पे भी सम आ जाएगा, ठीक है। अब ये सम जो है अब चेंज आप उसके बाद जो है वो जीरो के इक्वल ले लेंगे। जब चेंज जीरो के इक्वल ले लेंगे तो ये इंटीग्रल के अंदर जो चीज़ है ये जीरो हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि हर सम के अंदर जो हर टर्म है वो जीरो है। जब हर टर्म जीरो हो जाएगी यहाँ पे सम उसने मिस किया है, देखें कहाँ कहाँ सम आएगा वो ज़रा नोट कर लें। यहाँ पे देखिए समीशन आएगा, समीशन का साइन, ठीक है, इक्वेशन 1 में। ये बाकी सारा ऐसे ही आएगा, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा, जब वैल्यू पुट होगी इधर, यहाँ पे फिर सम आ जाएगा। अब ये जो सम आ जाएगा, अब आपने इसको इक्वल टू 0 करना है, यहाँ पे यहाँ तक सम आएगा। जब डेल्टा आई 0 हो जाएगा फॉर एक्सट्रीमल कर्व डेल्टा आई इज इक्वल टू 0, तो ये जो इंटीग्रल है विद समीशन ये 0 हो जाएगा। अब ये सम 0 कैसे होगा कि जब ये ब्रैकेट के अंदर हर टर्म 0 हो, जब हर इंटीग्रल 0 हो, जब हर इंटीग्रल 0 होगा तो यहाँ पे आप इस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस अप्लाई करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में जो ये है, जिस तरह आयलर लेग्रांज इक्वेशन पे अप्लाई किया था, ये जो है आपके पास ये एफ ऑफ एक्स के तौर पे कर रहा है, और जो डेल वाई के है ये आपका जी ऑफ एक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। अब ये देखें, ये जो डेल वाई के है ये एंड पॉइंट पे 0 है, डेल वाई के ऑफ x1 इक्वल टू 0 और डेल वाई ऑफ के x2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 x2 भी है, उसने नहीं लिखे, इक्वल टू 0। अब ये आपके पास ये जो लिखा हुआ है ये f के तौर पे आ रहा है, तो जब आप इस पे फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये फंडामेंटल थ्योरम की कंडीशन पूरी कर रहा है। तो अप्लाइंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेरिएशन कैलकुलस ऑन दिस वन, तो यहाँ से पार्शियल एफ और पार्शियल वाई के माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम के इज इक्वल टू 0। और इसी तरह आप लोगों के पास जो है वो एक सिस्टम जो है वो आयलर लेग्रांज इक्वेशन का वो ऑब्टेन हो जाएगा, जो कि ये है। अब ये देखें, ये सिस्टम है, ये एक इक्वेशन नहीं है। आप के को 1 दे दें तो एक इक्वेशन, के को 2 दे दें तो दूसरी इक्वेशन, के को 3, तो दिस इज द सेट ऑफ या सिस्टम ऑफ आयलर लेग्रांज इक्वेशन व्हिच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशंस फॉर एक्सट्रीमल कर्व। और ये इक्वेशन जो है, ये सिस्टम किस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आया है
वो इस फंक्शनल की करस्पॉन्डिंग आया है। फंक्शनल को आपने देखना है। फंक्शनल अगर आपके पास f जो है वो वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल पे मुश्तमिल हो और करस्पॉन्डिंग सिंगल डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो and corresponding single derivative in the functional of dependent variable with respect to independent variable involve हो, तो आपके पास आइलर लाग्रांज इक्वेशन का एक सिस्टम आएगा और उस सिस्टम की इक्वेशंस किस टाइप की होगी? वो होगी पार्शियल एफ और पार्शियल वाई के माइनस e by dx into partial f or partial y k prime is equal to 0 where k varies from 1 to 3 up to n। ठीक है, अब हम इसी तरह कर्व्स जो होंगे जिसको हमने एक्सट्रीमाइज करना है वो अब आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन हम करेंगे उसमें ऐसे जो है वो फंक्शन होंगे कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा लेकिन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। ये क्वेश्चन भी एक दफ़ा पेपर में आया था, ये था या नीचे वाला था, कोई नीचे वाला था या ऊपर वाला था, एक आया था इसमें से। अब देखें नेक्स्ट जो फंक्शनल है, नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है आइलर लाग्रांज इक्वेशन की, लेकिन पहले मैंने आप लोगों को डिटेल से समझाया। उसमें ये था कि उसमें फंक्शनल था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और मोर देन डिपेंडेंट वेरिएबल थे y1 y2 y3 yn तक, और करस्पॉन्डिंग सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व थे y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम yk प्राइम। और फिर हमने जब उसको मैक्सिमाइज किया, उसको एक्सट्रीमाइज किया, तो उसकी करस्पॉन्डिंग हमें एक सिस्टम ऑफ आइलर लाग्रांज इक्वेशन मिल गई है। मतलब व्हेन वी टेक टू और मोर dependent variable corresponding to one independent variable, so then we get a system of Euler Lagrange equation. But if we take one independent variable and one dependent variable, but higher order derivative of the dependent variable also involved in the functional, so then there is one Euler Lagrange equation। अगर आपके पास देखें, पहले जो आपने आइलर लाग्रांज इक्वेशन डिराइव की थी उसमें y था और y प्राइम तक था। जो फंक्शनल था आपके पास वो ये था f x y और y प्राइम था, ये था आपके पास। इसके करस्पॉन्डिंग आपने बेसिक आइलर लाग्रांज इक्वेशन को डिराइव किया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर दो डेरिवेटिव्स, अगर डबल डेरिवेटिव y डबल प्राइम आ जाए तो फिर आइलर लाग्रांज इक्वेशन कैसे बनेगी? अगर तीसरी डेरिवेटिव भी आ जाए विद द सेम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो फिर आइलर लाग्रांज इक्वेशन कैसे बनेगी? इसी तरह अगर n डेरिवेटिव आ जाए तो फिर आइलर लाग्रांज इक्वेशन कैसे बनेगी? तो वो बता देता हूँ, अभी हम उसको प्रूफ करते हैं कि वो कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने डेल्टा आई को उस अंदाज से, जो एक शॉर्ट मेथड प्रोसीजर है उसके थ्रू डेल्टा आई को उसी तरह लिखना है और फिर उसी तरह ही हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। और आप देखेंगे कि वी गेट वन आइलर लाग्रांज इक्वेशन, लेकिन उसमें क्या होगा कि थोड़ी सी टर्म्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी। ये तो इसमें तो दो ही टर्म थे ना, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में आइलर लाग्रांज में थोड़ी सी चेंजिंग आएगी, वो चेंजिंग हम अब देखते हैं। लेकिन दोबारा कनेक्ट होने के बाद अभी जो है मेरे ख्याल में 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया। तो वैसे स्क्रॉल करता हूँ, देख लें आप, फंक्शनल को देख लें, बाउंड्री कंडीशन देख लें, उसी तरह चेंज हम डिस्कस करेंगे, लेंगे। और जो